हेलो दोस्तों, भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बहुत ही शानदार सा सेशन है भाई आज का। आज हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम की ये 5वीं श्रृंखला है, जहां पे आज मैंने आपको पढ़ाऊंगा अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये अभाज्य संख्या भाई। अभाज्य संख्या बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने कल ही आपको कहा था कि यहां से असली मैथ्स की शुरुआत होती है। तो अभाज्य संख्या आपके लिए जरूरी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, देखिए क्या होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। क्या होता है अभाज्य संख्या, बात करते हैं जरा प्राइम नंबर के विषय में बात करते हैं कि क्या होती है अभाज्य संख्या। तो मैं आपसे कहूं जरा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि वे संख्याएं जो एक से कट जाए, स्वयं से कट जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वह संख्या जो एक से कट जाए, स्वयं से कट जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन अगर ऐसा आप कहोगे तो डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। ऐसा आपको नहीं कहना है। आपको क्या कहना है, अभाज्य संख्या का मतलब वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हों। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हों। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हों, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है भैया। उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा आपने, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हों, द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स इज नोन एज। आप क्या कहेंगे, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स The numbers which have only two factors is known as prime number. बात समझ में आई भैया? The numbers which have only two factors is known as prime number. What is the prime number? There is only two factor. Important है यहाँ पे two factor. बात समझ में आ रही भाई? इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये true factor का। अब समझिए ध्यान से। आपने क्या कहा अभाज्य संख्याओं के विषय में, तो आपने कहा वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हों, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हों, उन्हें क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है भैया। प्राइम नंबर कहा जाता है जिनके केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं। केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। चलो, आपने क्या कहा कि जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि केवल और केवल दो ही फैक्टर हो, केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो से ना ज्यादा होंगे ना दो से कम होंगे, केवल और केवल दो ही होंगे। अब बता ये है कि सर जी गुणनखंड क्या है, व्हाट इज गुणनखंड, व्हाट इज फैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द फैक्टर। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर के विषय में कि फैक्टर क्या होता है। तो देखो भैया, मैथ में दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है फैक्टर, दूसरा होता है मल्टीपल। ठीक है, मैथ में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है फैक्टर एंड दूसरा होता है मल्टीपल।
रहा हूं। चलो भाई देखो, मैथ में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है फैक्टर और दूसरा होता है मल्टीपल। अब क्या होता है फैक्टर और क्या होता है मल्टीपल, तो वी विल टॉक अबाउट फैक्टर यानी कि गुणनखंड, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, मल्टीपल यानी कि गुणज। फैक्टर यानी कि गुणनखंड, मल्टीपल यानी कि गुणज। अब देखो ध्यान से यहां पे जरा, आपने कहा दो तरह की चीजें होती हैं, फैक्टर और मल्टीपल। आपने क्या कहा, दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है फैक्टर और दूसरा होता है मल्टीपल। अब क्या होता है फैक्टर और क्या होता है मल्टीपल, इसके विषय में हम बात करते हैं, है ना, कि क्या होता है फैक्टर और क्या होता है मल्टीपल। तो देखिए ध्यान दीजिए, एकदम शुद्ध देसी भाषा समझा रहा हूं आपको, समझिए। जो काट दे, क्या कहेंगे आप, जो काट दे वो फैक्टर कहलाएगा। एकदम अपनी भाषा में समझिए, जो काट दे वो फैक्टर कहलाएगा। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे जो कट जाए। जो कट जाए वो गुणज कहलाएगा। एक काट दे वो फैक्टर कहलाएगा, जो कट जाए वो गुणज कहलाएगा। अब यहां पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज करो कि हमने एक नंबर का ले लिया एग्जांपल 12। अब 12 का हमने एग्जांपल ले लिया भैया। अब इस 12 के दोनों तरह की चीजें निकल के आएंगी, मतलब इस 12 में आपको फैक्टर भी निकाल के लाना है और मल्टीपल भी निकाल के लाना है। फैक्टर यानी कि गुणनखंड, फैक्टर यानी कि गुणनखंड भी निकाल के लाना है और मल्टीपल यानी कि गुणज भी निकाल के लाना है। ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर दोनों तरह की चीजें निकाल के लानी है। अब सुनिए ध्यान से, अब फैक्टर का मतलब आपने क्या कहा, जरा देखिए, फैक्टर का मतलब आपने क्या कहा है, जरा ध्यान से देखिए कि फैक्टर का मतलब आपने कहा क्या है। तो आपने कहा है कि जो काट दे, क्या करे, जो काट दे वो फैक्टर होता है भैया। अब 12 को कौन कौन काटेगा, आप बताओ, 12 को कौन कौन काट देगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 12 को कौन कौन काट देगा। तो आपने कहा 12 को 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 काट देगा, 4 काट देगा, 6 काट देगा और 12 काट देगा। 12 को इतने नंबर है जो काट देंगे। अब बारी आती है कि मल्टीपल का। मल्टीपल क्या होता है भैया, है ना, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल के विषय में भी देख लेते हैं। तो मल्टीपल के विषय में आपने क्या कहा कि जो कट जाए, गुणज के बारे में आपने क्या कहा, जो कट जाए। अब 12 से कौन कौन कटेगा, तो एक तो 12 कटेगा, फिर 24 कटेगा, फिर ऐसे 36 कटेगा, ऐसे मान लो 12 में किसी का भी गुणा कर दो 48 कटेगा, ऐसे 12 लाख का गुणा कर दो 12 लाख कटेगा, ऐसे बहुत सारे होंगे जो कटेंगे। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल निकल के आएंगे। तो यहां से एक बात कॉमन समझ में आती है कि अगर आप फैक्टर की संख्या ढूंढते हो तो ये निश्चित होते हैं। क्या होते हैं भैया, फैक्टर की संख्या निश्चित होते हैं, फैक्टर की संख्या, ठीक है, फैक्टर की संख्या क्या होते हैं, निश्चित होते हैं भैया, ठीक है ना, फैक्टर की संख्या निश्चित होते हैं। लेकिन अगर आप गुणजों की संख्या ढूंढते हो तो ये क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, इनका निश्चित मान नहीं होता है। गुणज जो होते हैं अनिश्चित होते हैं, अनंत हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कह दो हाँ सर समझ में आ रहा है, कह दो क्या हाँ सर समझ में आ रहा है। सुनो ध्यान से, गुणनखंड और मल्टीपल दो तरह की चीजें हैं, एक है गुणनखंड, दूसरा है मल्टीपल। अब समझो क्या है गुणनखंड, क्या है मल्टीपल, ध्यान से देखो। देखो आपने क्या कहा कि अभी आपने पढ़ रहे, अभी आप क्या पढ़ रहे थे, अभी आप पढ़ रहे हो अभाज्य संख्या। आपने प्राइम नंबर के बारे में कहा कि वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हों।
ये वर्ड आपके लिए निकल के आया था गुणनखंड, या फिर केवल और केवल दो ही फैक्टर हो विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स, जहां पे केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं, केवल दो ही फैक्टर कहलाएंगे भैया, उसी को तो कहेंगे ये चीजें। तो उसी फैक्टर के विषय में हमें जानना था कि व्हाट इज फैक्टर। तो आपने क्या कहा कि फैक्टर यानी गुणनखंड, यानी गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जो काट दे, क्या करे, जो काट दे भैया, वही इसका गुणनखंड कहलाएगा। अब मल्टीपल एक चीज और मैथ में होती है, एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल, एक होता है फैक्टर और दूसरा होता है मल्टीपल। तो फैक्टर का मतलब आपने क्या कहा कि जो काट दे वो फैक्टर कहलाएगा। मल्टीपल के बारे में आपने क्या कहा, जो कट जाए वो मल्टीपल कहलाएगा। जो कट जाए, क्या करे, जो कट जाए वो मल्टीपल कहलाएगा, जो काट दे वो फैक्टर कहलाएगा। अब हमने एक एग्जांपल ले लिया 12, हमने क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया यहां पे 12 कि 12 के कितने फैक्टर है और कितने मल्टीपल है, ये हमें देखना था। तो हमने कहा 12 के अगर हम गुणनखंड निकालें, अगर हम फैक्टर निकालें, और 12 के अगर हम मल्टीपल निकालें, गुणज निकालें। गुणनखंड का मतलब होता है जो काट दे, मतलब 12 का गुणनखंड ढूंढना है। वह संख्या जो 12 को काट दे वो 12 का गुणनखंड कहलाएगी। वह संख्या जो 12 को काट दे वो 12 का गुणनखंड कहलाएगी। अब 12 को कौन कौन काटेगा आप बताओ। तो 12 को भैया 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, 12 काटेगा, बस इतना ही, और कोई नहीं है जो 12 को काटेगा। और बताओ कोई है इनके अलावा जो 12 को काटेगा ना। तो किसी भी संख्या के जो गुणनखंडों की संख्या होती है वो निश्चित होती है, एक निश्चित पैमाने में होती है कि हाँ भैया इतनी ही होगी या इतना ही होगा, निश्चित होती है। गुणनखंडों की संख्या हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। जबकि मल्टीपल के विषय में बात करूं आपसे, किसके विषय में, मल्टीपल के विषय में बात करूं, तो मल्टीपल क्या होता है, अनिश्चित होता है। मल्टीपल की संख्या क्या होती है, अनिश्चित होती है भैया, यानी कि गुणजों की संख्या। गुणज मतलब क्या, जो कट जाए। अब 12 से जो कट जाएगा वो उसका गुणज कहलाएगा। अब 12 से कौन कौन कटेगा, तो आपने कहा 12 से 12 कटेगा, 12 दूनी 24 कटेगा, 12 तीन 36, मतलब 12 के पहाड़े वाले सारी संख्याएं कटेंगे। 12 में 12 लाख का गुणा किया, 12 लाख हो गया, 12 में करोड़ का गुणा किया, 12 करोड़ हो गया। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं जो इससे कट जाएंगी। तो यहां पे इसके अनंत मल्टीपल संभव है। तो किसी भी संख्या में जो गुणजों की संख्या होती है वो अनंत होते हैं। बात समझ में आई। इसको हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है, जैसे गुणनखंड को ही एक नाम दिया जाता है वर्तक, और इसको नाम दिया जाता है वर्त्य। ये हिंदी के दो अलग अलग नाम हैं, किसको, मल्टीपल और गुणनखंड को। जैसे आप ल स प म स प पढ़ते हो ना, LCM, तो वहां पे क्या बोलते हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप क्या बोलते हो, लघुत्तम समापवर्त्य। और जब आप महत्तम समापवर्तक, यानी कि जब आप HCF पढ़ते हो, HCF, H मतलब हाईएस्ट कॉमन, F माने फैक्टर, यही वाला फैक्टर, तो आप बोलते हो महत्तम समापवर्तक। LCM में यही वाला मल्टीपल आता है, M फॉर मल्टीपल, और HCF में यही वाला फ आता है, फैक्टर वाला। बात समझ में आई। तो ये मल्टीपल और फैक्टर है, इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, ये हमेशा आपके काम आएंगे, कई जगह पे आपके काम आते हैं, चाहे अलजेब्रा पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ो, आप कहीं गुणनखंड पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ये आपके काम आएगा ही आएगा। अब आते हैं यहां पे वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब जो काट दे, मतलब ऐसी संख्या जिसको केवल और केवल दो ही संख्या काटे, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो ही संख्या काटे। वो दोनों संख्या कौन कौन सी होगी, वो जो दोनों फैक्टर होंगे ना, वो जो फैक्टर होंगे दोनों, वो एक तो 1 होगा एंड दूसरा इटसेल्फ संख्या होगी, स्वयं वो संख्या होगी। बात समझ में आ रही भैया, एक तो 1 होगा और दूसरा इटसेल्फ वो संख्या होगी, यही दोनों इसके फैक्टर होंगे, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। बताओ समझ में आ रही हैं बातें, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। भैया प्राइम नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं।
अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल देखते हैं। आपने क्या कहा, अभाज्य संख्या। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है अभाज्य, क्योंकि अभाज्य पे बहुत सारी चीजें आपके सामने निकल के आएंगी। तो आपने क्या कहा, अभाज्य संख्या का मतलब वे संख्या जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, स्वयं एक और इटसेल्फ। तो अगर आप अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल लिखोगे तो अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7, 9 होगी कि नहीं होगी? ना 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 ना। अरे जो आप कह सकते हो यहां से, जो परिभाषा आपके दिमाग में चल रही है वही, कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वही अभाज्य होगी। आप ऐसा कह सकते हो। 9 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, इसलिए 9 नहीं हो सकता भैया। 9 3 से कट जाएगा, इसलिए 9 नहीं हो सकता। तो फिर 9 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, इस तरह की संख्याएं होंगी। आपने इसमें 1 नहीं लिखा, आपने इसमें 1 नहीं लिखा भैया। 1 क्यों नहीं अभाज्य है? ये भी तो 1 से कट रही है, स्वयं से कट रही है। ये भी तो 1 से कट रही है और स्वयं से कट रही है, फिर ये अभाज्य क्यों नहीं है? अरे परिभाषा तो हमने ये जाना ही नहीं कि जो संख्या 1 से कटे स्वयं से कटे उसे अभाज्य कहते हैं। हमने कहा जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे, मतलब ना 2 से ज्यादा गुणनखंड हो ना 2 से कम गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। 2 से ज्यादा गुणनखंड भी नहीं होने चाहिए और 2 से कम गुणनखंड भी नहीं होने चाहिए। 2 से ज्यादा गुणनखंड है तब भी काम नहीं चलेगा, 2 से कम गुणनखंड है तब भी काम नहीं चलेगा। केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, उसे ही हम कहते हैं अभाज्य संख्या। उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। चलो, एक अभाज्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है, एक केवल एक ही संख्या से कटेगा, वो है 1, और किसी से नहीं कटेगा। अगर इसको 2 संख्याएं काटती तब यह अभाज्य होता। ऐसी संख्या जिसको 2 संख्याएं काटे, भले वो दोनों संख्या, जैसे इनमें से जितने भी एग्जांपल यहां पे लिखे गए हैं, हर किसी को 2 संख्या काटेगी। एक 1 काटेगा, एक 3 काटेगा, एक 1 काटेगा, एक 7 काटेगा, एक 1 काटेगा, एक 13 काटेगा, एक 1 काटेगा, एक 19 काटेगा। तो इस तरह से हर संख्या को 2 संख्या काटेगी। हर संख्या को कितनी संख्या काटेगी? 2 संख्या काटेगी, जबकि एक को केवल एक ही संख्या काटती है, इसीलिए तो नहीं है वो। बात समझ में आ रही है? इसीलिए क्या नहीं है वो। समझ में आ रहा है सभी को? तो एक जो है अभाज्य नहीं होती है क्योंकि उसका केवल एक ही गुणनखंड है। अगर मान लो आप परिभाषा ये बताते हो किसी को, जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपने उसको परिभाषा बताया, वे संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वो अभाज्य होती है, तो फिर वो आपसे तुरंत पूछ लेगा कि बताओ एक अभाज्य क्यों नहीं है। वो आपसे तुरंत पूछ लेगा कि बताओ एक अभाज्य क्यों नहीं है। आपसे तुरंत पूछ लेगा भैया, वे संख्याएं जो 1 से कटे स्वयं से कटे वो अभाज्य है। फिर वो कहेगा एक तो 1 से भी कट रही है और स्वयं से भी कट रही है, एक तो 1 से भी कट रही है और स्वयं से भी कट रही है, फिर वो अभाज्य क्यों नहीं है? तो गाड़ी तुम्हारी फंस जाएगी। इसीलिए ये बोलना ही नहीं कभी किसी को। परिभाषा में ये बोलना जो इधर लिखा हुआ है, वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो, उन्हें वो अभाज्य संख्या। और वो दोनों गुणनखंड होंगे कौन से? एक 1 होगा, दूसरी स्वयं वो संख्या होगी। वो दोनों गुणनखंड कौन से होंगे? एक 1 होगा, दूसरी वो संख्या होगी, तो उसे अभाज्य कहेंगे। अभाज्य संख्या के विषय में आपने क्या कहा भैया? कि वे संख्या जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, वो दोनों गुणनखंड 1 और स्वयं वो संख्या होगी। एक अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, 2 होता है अभाज्य गुणनखंड। 1 क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका केवल एक ही गुणनखंड 1 है, इसीलिए वो अभाज्य नहीं है। अभाज्य होने के लिए आपको एटलीस्ट नहीं 2 ही होना चाहिए। अभाज्य होने के लिए ना 2 से ज्यादा गुणनखंड हो ना 2 से कम गुणनखंड हो, तभी वो अभाज्य कहलाएगा। और 1 के कंडीशन हमेशा हमसे 1 पे सवाल आता है, इसलिए 1 को बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं। बात समझ में आ रही ना? समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलो भैया सुनो ध्यान से। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, उनको बात से भी मैं बता देता हूं। पहली बात आप यही कहिए कि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है।
क्या कहा आपने? एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 1 आपके प्राइम नंबर नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, इस बात को जानते रहिए। दूसरा पॉइंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है भैया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ना, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने चल रहा हूं मैं यहां पे। दो को छोड़कर, ऐसा नहीं, ऐसा समझो, एकमात्र समअभाज्य संख्या एकमात्र समअभाज्य संख्या एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 होती है भैया। मतलब आप यहां पे जितने भी प्राइम नंबर लिखे गए ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इन सभी को उठा के देखो, इन सभी को ध्यान से देखो भैया। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसमें आपको इकलौती ऐसी संख्या जो दिखेगी जो आपकी अभाज्य भी है और क्या है, सम भी है। इकलौती ऐसी संख्या दिखेगी आपको जो अभाज्य भी है और सम भी है। अगर आप इस 2 को हटा देना, अगर मान लो आप इस 2 को हटा दें, तो यहां पे आपको जितनी संख्याएं दिखेंगी यहां पे सब की सब आपको क्या दिखने वाली हैं भैया? सब की सब आपको विषम दिखने वाली हैं। केवल 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है, केवल 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और सम के साथ साथ अभाज्य भी। बाकी ब्रह्मांड में कोई दूसरी संख्या नहीं है जो सम भी है और अभाज्य भी है। केवल 2 ही ऐसा है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अब यहां समझिए, चौथा पॉइंट समझिए। आप यहां से कह सकते हैं कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। बात समझ में आ रही है? 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विषम होती हैं। अगर आप 2 को छोड़ दें तो यहां पे जितनी भी संख्याएं आपको दिखेंगी सब की सब विषम होती हैं। केवल 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, जो सम भी है और अभाज्य भी है भैया। ऐसी खाली 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है। फिर आपने क्या कहा? आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब आपने कहा अगर मान लो यहां से कोई आपसे यह पूछ दे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 होती है भैया। 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 जो है वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 जो है वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। क्या ये बात समझ में आ रही है?
3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है? एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, एग्जैक्टली। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, एग्जैक्टली। एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 होती है, एग्जैक्टली। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, एग्जैक्टली। और सबसे छोटी विषम अभाज्य अगर आपसे पूछेगा तो आप किसको बताओगे? 3 को बताओगे भैया। 3 इज द स्मॉलेस्ट। 3 को क्या बताओगे? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है 3। क्या है? 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। 3 जो है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने क्या कहा? ये बहुत ही की पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आपको पता है कि अभाज्य संख्या आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको यह भी पता है यार कि अभाज्य संख्या से सवाल बनना निश्चित है। अभाज्य संख्या से सवाल बनेगा, यह निश्चित है भाई। चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हर एग्जाम में लगभग अभाज्य संख्या से, अगर उनको संख्याओं से सवाल उठाना होता है, अगर मान लो उन्हें क्वेश्चन बेस करना उनको संख्याओं पे, तो हमेशा अभाज्य संख्या के विषय में ही उठाते हैं। और अभाज्य संख्या बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके सामने लिखी हैं। तो एक एक बात मैंने आपको समझा दिया। अब यहां पे समझो, हमसे डायरेक्टली कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो आपको 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या लिखने आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या लिखोगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। बात समझ में आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहां से आपको काउंट करके बताना है भैया कि कितनी अभाज्य संख्या होंगी। यही 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं हैं। इतनी ही संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर 50 तक अभाज्य होती हैं। कितनी संख्याएं जो आपके सामने यहां पे लिखी गई हैं। अब जरा बताओ कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 1 से 50 तक कितनी? 15 अभाज्य संख्या होती है। पंद्रह अभाज्य संख्या होती है। पचास से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? पचास से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, ये आपसे पूछ रहा है भैया कि 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। अब आप क्या कहोगे? 50 के बाद लिखोगे तो 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल कितनी है? आप क्या कहोगे? 50 से 100 तक टोटल 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। कितनी अभाज्य संख्या होंगी भैया? 10। ठीक है ना? है ना? ये चीज आप जानते रहो कि भैया इस तरह से अभाज्य संख्याएं आपसे पूछ सकता है पेपर में। ऐसी अभाज्य संख्याएं आपसे पूछ सकता है पेपर में जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है?
देखो यहां से और भी मैं आपको बता दूं, 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 3 9 1 10, है ना भैया। देखो 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 3 9 1 10, 10 1 11। यानी कि अगर मान लो आपसे कोई पूछ दे, सपोज करो यहां से ये भी पूछा जाता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक पेपर हुआ था एनटीपीसी का, आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था, उसमें आपको पूछा था क्वेश्चन 100 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, है ना। आपसे ये पूछा था कि भैया 100 से लेकर के 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, आपसे ये पूछा था। तो आपको 100 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या लिखने आना चाहिए। वैसे 200 तक तो जानते रहो भाई, 200 तक आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, 200 तक आपसे पूछ सकता है। तो जैसे हम लिखते हैं 101 भी होता है, 103 भी होता है, 104 नहीं, 105 नहीं, 106 नहीं, 107 होता है, 108 109 तो किसी पहाड़े में नहीं आता, 110 111 आता है किसी पहाड़े में, 113 किसी के पहाड़े में नहीं आता। आप बताओ 113 किसी पहाड़े में आता है? आप बताओ 113 किसी पहाड़े में नहीं आता है? नहीं आता है। 114 115 तो हो ही नहीं सकता, 117 ना 13 से कट जाएगा, 119 ना 121 11 का ही क्यूब है, स्क्वायर है, 123 41 3 का 123 होता है, 125 नहीं 127 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 127 हो जाएगा, है ना। 129 तो 3 से ही कट जाएगा, 131 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, 131 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता भैया, तो 131, ठीक है। उसके बाद 133 तो आता है, 135 137 नहीं आता किसी के पहाड़े में, 139 आता है कि नहीं, आप बताओ। 13 है ना किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 139 भी लिख सकते हो आप। फिर 141 ना 47 से कट जाएगा, 143 ना, 145 ना, 147 49 से, 149 हाँ 149 किसी से नहीं कटता, तो 149। ये आपने देखो 150 तक लिख दिया, आपने कहां तक लिख दिया भैया? 150 तक लिख दिया, बात समझ में आ रही है। फिर 151 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, 153 तो 17 से ही कटता है, 17 नवा। फिर 155 157 किसी से नहीं कटता, 157 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 157 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 158 ना ये तो छोड़ो, 159 159 3 से कट जाएगा, 161 भी कटता है 7 से, 161 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 7 त्रिके 21, 161 भी कट जाएगा। 163 किसके पहाड़े में आता है, आप बताओ। 163 किसके पहाड़े में आता है? 163 किसी के पहाड़े में नहीं आता यार, 163 किसी के पहाड़े में नहीं आता। फिर 165 तो मान लो, 167 ये भी नहीं आता, 167 भी नहीं आता किसी के पहाड़े में। आप बताओ 167 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 167 तक आपने लिख लिया, 167 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 169 के बारे में सोचो तो 169 है ना, 169 सोचो जरा, 169 किसके पहाड़े में आता, आप बताओ। 169 तो 169 ये शायद प्राइम नहीं होता यार, ये किसी ना किसी से तो कटता है। 9 6 15 1 16 3 से तो कट नहीं रहा है, 7 से 7 दूनी 14 ना 9 1 10 6 ना 13 से 13 कम 13 13 39 13 से कटता है क्या? अरे यार 13 का 13 का ये है ना 171 बताओ, 171 बताओ, 171 किसी पहाड़े में आता है कि नहीं, आप बताओ जल्दी से। 171 किसी पहाड़े में आता है कि नहीं? 171
19 नवा 171 होता है, 19 नवा। फिर 173 लिख दो, 173 नहीं आता, 177, 7 7 14 1 15 3 से कट जाएगा, 179 किसी से नहीं कटता है ना, 179 किसी से नहीं कटता। फिर 181 बताओ, 181 भी नहीं कटता, 181 भी नहीं कटता। 183, 8 3 12 1 14, 8 3 11 1 12 3 से कट जाएगा। 187, 11 7 77 11 से कट जाएगा, 187 भी कट जाएगा। 189, 9 9 18 3 से कट जाएगा। 191, 191 हो सकता है भैया, 191 हो सकता है, किसी से नहीं कटेगा। 193, 193 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, 193 हो गया। फिर 197 भी नहीं आता और 199 भी नहीं आता। तो ये सारे प्राइम आपने यहां पे लिख दिए। कितने? आपने सभी प्राइम जो 200 से लेकर 100 से लेकर के 200 तक थे, आपने सारे प्राइम यहां पे लिख दिए भैया। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि भैया देखो, प्राइम निकालने का कोई रूल या कोई लॉ नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि नहीं इस रूल से निकलेगा, इसका कोई लॉ नहीं है। आपको बस ये सोचना चाहिए। और पेपर में अगर मैक्सिमम पूछा आपसे तो 200 तक पूछेगा, इसके पार तो कभी जिंदगी में नहीं पूछ सकता आपसे। मैक्सिमम 200 तक ही पूछ सकता है, इससे ज्यादा तो आपसे पूछ ही नहीं सकता कभी भी। और 200 तक भी कभी पूछता नहीं था। इस बार आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में वो भी ये नहीं पूछा था कि कौन कौन सी हैं, आपसे डायरेक्टली संख्या पूछा था। तो जरा बता दो, यहां से देखो 100 से 200 तक कितनी होती हैं, जरा काउंट करिए, इनको काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी टोटल कितनी होती हैं? 21 अभाज्य संख्या। यह आपके सामने लिखी गई हैं 21 अभाज्य संख्या। 100 से लेकर 200 तक टोटल 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं भैया? 21 अभाज्य संख्याएं। अब मान लो यहीं पे, मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, सपोज करो मान लो यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि बताओ आप 1 से लेकर 200 तक टोटल कितनी होंगी। तो यहां पे देखो, आप पीछे देखो, अभी आपने क्या बनाया था कि 1 से लेकर 50 तक 15 होती हैं। कितनी होती हैं? 15 होती हैं 1 से लेकर 50 तक। फिर आपने कहा था 50 से लेकर 100 तक 10 होती हैं, यानी कि पूरा 1 से लेकर अगर 100 तक देखेंगे तो 10 यहां, 15 यहां, 25, 1 से लेकर 100 तक 25 हो गई, 1 से लेकर 100 तक 25 हो गई। और उसके बाद 100 से लेकर 200 तक 21 यहां हो गई, यानी टोटल कितनी होंगी? 25 उधर 21 उधर, यानी कि 46 अभाज्य संख्याएं। कितनी होती है भैया? 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 46 अभाज्य संख्याएं। बात समझ में आ रही है? 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब इसमें बहुत तरह के सवाल बनते हैं भाई, जैसे आपसे बोल देगा 30 से लेकर 70 तक बताओ, आपसे बोल देगा 40 से लेकर 90 तक बताओ। तो कहने का मतलब है कि हमें टोटल मिलाकर के संख्याएं कम से कम 100 तक अभाज्य लिखने आना चाहिए, तब जाके हम अपने सवालों का आंसर दे पाएंगे, अगर इस तरह से चीजें हमसे पूछा जाता है तो। ठीक है भैया, हमें टोटल इस तरह से अगर देना है तो हमें यह काम करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इतनी बातें अभाज्य के बारे में जान ली, अब थोड़ा भाज्य के बारे में भी जान लो। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब देखो भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है भैया? कंपोजिट नंबर समझो ध्यान से। आपने क्या कहा? वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंडों, वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंडों
उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है ना। वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड है उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है भैया। अगर मोर देन 2 फैक्टर है तो फिर वो भाज्य संख्या कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देखो, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, इस तरह से बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होंगी। 23, 24, 26, 27, 28, बहुत सारी होंगी इस तरह से। बात समझ में आ रही है? 24, 25, 26, 27, 28 बहुत सारी होंगी। तो अब आप यहां से देखो कि क्या देखोगे, कुछ तो देखना ही पड़ेगा, है ना, कुछ तो देखना ही पड़ेगा भाई। आपने क्या कहा? वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, मतलब मोर देन 2 फैक्टर हो भैया, मोर देन 2 फैक्टर हो उन्हें अभाज्य। देखो अगर केवल और केवल 2 हो तब तो अभाज्य कहलाएगी। केवल और केवल 2 गुणनखंड हो मतलब ओनली 2 फैक्टर हो तब तो वो अभाज्य कहलाएगी, है ना। अगर खाली 2 गुणनखंड हो तो, और अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, अगर मान लो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तब क्या कहलाएगी? अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो क्या कहलाएगी? तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो भाज्य कहलाएगी। और ये भाज्य आपके सामने लिखा हुआ है, ये भाज्य आपके सामने लिखा हुआ है कि वे संख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, कंपोजिट नंबर उन्हें कहते हैं। और यहां से आपने देखा कि गिनती देखो 2 तो आपकी अभाज्य होती, जो अभाज्य होगी कभी भाज्य नहीं हो सकती, ये बात आपको पता है। तो 2 हो गई आपकी अभाज्य हो गई, 3 आपकी अभाज्य हो गई, 4 आपकी अभाज्य नहीं होती इसलिए भाज्य हो गई। तो यहां से अगर मान लो आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, मान लो कोई आपसे पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, है ना। मान लो कोई बच्चा आपसे बोले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ जरा, आप क्या बताओगे? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ठीक है। यहां पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है इंपॉर्टेंट बात समझिए। आपने कहा एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 1 देखो इसमें भी नहीं है और 1 तो प्राइम में भी नहीं था, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट भैया। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक हमारी ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य और न ही अभाज्य। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बोलो बोला बोलो 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 बोलो, समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो, समझ आ रहा है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट समझ में आ रहा है सभी को? है भाई, बता दो जरा जल्दी से कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, आपने यहां से देख लिया। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेंगे तो 4। अब हमसे पेपर में एक बार स्टेटमेंट पूछा जाता है, आपको पता है कि पेपर में कथन निष्कर्ष वाले भी सवाल आते हैं, तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी कि क्या भाज्य संख्याएं विषम हो सकती हैं? तो आपने कहा यार ये तो सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये विषम हो गई, ये भी समय, ये भी समय, ये भी समय, ये विषम हो गई, ये भी समय, ये भी समय, ये भी समय, ये विषम हो गई। तो हाँ, भाज्य संख्या विषम हो सकती है, वहां पे लिखा हुआ था। ये कथन सही है या गलत है? यही बात आपसे पूछा था कि भाज्य संख्या विषम हो सकती हैं, यह कथन सत्य है या असत्य है, यही चीज आपसे पूछा था। तो आप क्या कहोगे? भाज्य संख्या विषम हो सकती हैं, इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
मान लो मैं आपसे यहां पे सवाल पूछ दूं एक प्यारा सा कि प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों में प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों में कुल कितनी भाज्य संख्या होती हैं? कुल कितनी भाज्य संख्या होती हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों में कुल कितनी भाज्य संख्या होती है, यही चीज आपसे पूछ रहे हैं। अब चलो देखो, आपने क्या कहा, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों में कुल कितनी भाज्य संख्या होंगी, है ना। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक, प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक, 100 तक। इसमें कुल संख्याएं बताओ, कुल संख्या कितनी है, 100 की। कुल संख्या 100 की है। अच्छा एक बात बताओ, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है भाज्य संख्या। हमसे क्या पूछा है, भाज्य संख्या। अब हमें 1 से लेकर 100 तक की गिनती में बताया कि टोटल 100 संख्याएं ऐसी हैं जो कुल हैं। अगर हम सभी संख्याओं में से अगर सोचो कि अगर मैं अभाज्य संख्याओं को निकाल दूं फिर तो अपना काम हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं अभाज्य संख्याओं को निकाल दूं तो अपना काम हो जाएगा। चलो अभाज्य संख्याओं को निकाल दो भैया, यानी कि 2 3 5 7 ऐसे पूरा 97 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है। अभाज्य संख्या बताना जरा, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, कुल अभाज्य संख्या। तो आपको पता है कि भैया 25 होती हैं। कितनी होती हैं, 25 होती हैं। तो 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहां से हमसे पूछा है कि अच्छा अगर मान लो मैं इनको घटा दूं, है ना, घटाने पर अगर मान लो मैं इनको घटा दूं तो 100 में से घटा दो 75। देखो 100 संख्या कुल संख्या है। 100 संख्या क्या है भैया, कुल संख्या है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में टोटल 100 संख्याएं होती हैं। अब उसमें से 25 संख्याएं आपकी अभाज्य हैं। 25 संख्याएं आपकी क्या है, अभाज्य हैं। टोटल 100 संख्या में से 25 संख्या आपकी अभाज्य है। टोटल 100 संख्या में से 25 संख्या आपकी अभाज्य संख्या है। तो यहां से मेरे को एक बात बता दो कि टोटल 100 संख्या में से अगर 25 संख्या अभाज्य संख्या है तो अगर आपने 25 को घटा दिया तो जो 75 आया ये आपकी भाज्य संख्या आनी चाहिए थी, लेकिन ना। क्यों ना, क्यों ना भैया, क्यों ना? क्योंकि आपको पता है एक लाइन जो आपने पीछे लिखा था, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजाइट। एक न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। आपने क्या कहा, आपने कहा 1 इज नाइदर प्राइम आपने कहा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजाइट। देखो आपने जब टोटल 100 तक की संख्याएं ऊपर गिनी थी, जब आपने टोटल 100 तक की संख्याएं ऊपर गिनी थी तो आपने उसमें 1 को भी ऐड किया था। बोलो किया था कि नहीं किया था? आपने जब टोटल 100 तक की संख्याएं गिनी थी ऊपर तो आपने उसमें 100 को भी ऐड किया था। लेकिन जब आपने 2 से लेकर 97 तक की अभाज्य संख्याएं जब गिना आपने तो उसमें आपने 1 को ऐड नहीं किया। तो इसमें से हमें एक और संख्या माइनस करनी पड़ेगी, दैट इज 1। 1 को माइनस करना पड़ेगा तो 74 आएगा। ये हमारी टोटल भाज्य संख्याएं हैं।
एक को क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि एक दोनों में नहीं काउंट होगा, वो अभाज्य में भी नहीं काउंट हुआ है और भाज्य में भी नहीं काउंट होगा। आपने अभाज्य तो निकाल दिया, लेकिन अभी भी उसमें एक है, उसमें टोटल 75 संख्याओं में एक भी शामिल है, 1, 4 इस तरह से संख्याएं शामिल है। यानी कि यहां से जो हमसे पूछा था कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक भाज्य संख्या, तो आप क्या बताओगे 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या होती है बताइए? 1 से लेकर 100 तक 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती है भैया? 74 भाज्य संख्या होती है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? चलो ठीक है भाई, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। थैंक यू, निंजा, बाबा टाटा, लव यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना।